my dear students, my young battalion. I hope you all are in high spirits. High spirits means energetic, full of enthusiasm. और मुझे पता है मेरे young soldiers, मेरे young battalion full spirits में है, high spirits में है. तो on this high spirit note, I welcome you all in your English class and I hope you all have enjoyed the live session. और live session के बाद again I am back to explain it again. So in today's video I'll complete the poetry cherry tree so that you can have one whole poetry understood with you कि ये poetry हमारी पूरा topic हो गया है. Okay, लेकिन as per my style डेली एक वर्ड सीखना है, डेली एक नया इडियम सीखना है ताकि रटने की जरूरत ना पड़े, सब चीज यहाँ पर रहे. ओके, तो आज का इडियम है इडियम ऑफ द डे एंड टुडेज इडियम इज स्क्वायर वन. क्या सुना है किसी ने स्क्वायर वन क्या होता है? पता है किसी को? नहीं पता? कोई डरने की बात नहीं, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. स्क्वायर वन या बैक टू स्क्वायर वन दोनों इडियम मिलते जुलते हैं. बैक टू स्क्वायर वन या स्क्वायर वन दोनों का मीनिंग है बैक टू द बिगिनिंग. बैक टू द बिगिनिंग, यस, जहां से शुरुआत की थी घूम फिर के फिर वहीं आ गए यार, जीरो पे आ गए. तो बैक टू द स्क्वायर वन मीन्स बैक टू द बिगिनिंग कि जितनी भी मेहनत की थी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, वापस जीरो पे आ गए. तो दैट इज एट द बिगिनिंग स्टेज अगेन. बैक टू द, देखो वापस जाना, सी दिस बैक टू द बिगिनिंग कि हमने पूरा घूम के किया और वापस पूरी जीरो पे आ गए. और इसको याद कैसे रखेंगे बच्चा? हमने स्नेक्स एंड लैडर्स खेला है, सांप सीढ़ी खेली है हमने. सांप सीढ़ी में सबसे बड़ा वाला जो सांप होता है ना वो 99 पे ही होता है. कितनी मेहनत करके, इतना पूरा स्ट्रगल करके 99 तक पहुंचे हैं. सिर्फ एक बॉक्स बाकी है, सिर्फ एक नंबर बाकी है जीतने के लिए. और होता क्या है? द बिगेस्ट स्नेक बाइट अस. और जैसे ही बड़े वाले सांप ने काटा, ऊपर से धड़ाम गिरे नीचे. दैट मीन्स बैक टू द स्क्वायर वन. तो याद रहेगा मीनिंग बैक टू स्क्वायर वन कि बैक टू द बिगिनिंग स्टेज, बैक टू द जीरो. सी दिस, ये इसको याद रखना. आप इतनी मेहनत करके 1 to लेकर 100 तक पहुंचे और 100 पे कुछ ऐसा हो गया कि वापस जीरो पे आ गए, वापस बेस पे आ गए. याद रहेगा? तो इफ दिस प्रोजेक्ट डजंट गॉट अप्रूवल दिस टाइम इट्स बैक टू स्क्वायर वन कि अगर ये प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, अगर हमारी ये डीलिंग पास नहीं हुई तो हम वापस जीरो पे आ जाएंगे. क्लियर? तो बैक टू स्क्वायर वन मीन्स बैक टू द बिगिनिंग. याद रहेगा ये? वेरी गुड. नाउ the meaning to start again, to begin again. Done? Now let's continue the poetry. हमने जहां खत्म किया था अपनी पोइट्री को वो सीन ये था बच्चा कि the poet has gone to Kashmir for 1 year for some work. और जब वो वहां से वापस आया है, बेटा जो भी मैं सीन बता रही हूँ उसको दिमाग में विजुअलाइज करो, दिमाग में एक सीन क्रिएट करो, तभी वो पोइट्री, वो सीन याद रहेगा. ठीक है? तो जहां हमने खत्म किया था, हमने यहाँ खत्म किया था. द पोएट केम बैक फ्रॉम कश्मीर एंड ही वाज थिनर. थिनर मतलब लीन एंड थिन, बहुत कमजोर सा, रादर पुअर. ठीक है? बट एज ही सॉ हिज चेरी ट्री एट द डोर ही फेल्ट रिचर. तो वो एकदम अपने आप को बहुत रिच फील करने लगा एज सुन एज ही सॉ द चेरी ट्री. तो ही फेल्ट रिचर व्हेन ही सॉ हिज ओन चेरी ट्री. आंसर यहां तक हमने किया था, वो क्लियर है? नाउ वील कंटिन्यू आफ्टर दैट. जस्ट रीड दिस. 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry. ठीक है? सबसे पहले scarcely का मीनिंग समझो. ठीक है? scarcely and hardly both are negative words. Both are negative words which gives a negative meaning to the line. ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप इस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, सी एंड आई कुड स्कैर्सली बिलीव इट अ बेरी, और मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो बेरी है.
दैट मीन्स नहीं जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं नहीं स्कैर्सली के लिए यूज हो रहा है। तो स्कैर्सली एंड हार्डली both are negative words which gives a negative meaning to the sentence. Clear? एक रूल और याद रखना है scarcely और barely के साथ कि scarcely, ठीक है, barely या hardly, ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो, तीनों का मीनिंग सेम होता है, दैट इज नेगेटिव। इनके साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होगा, कभी भी स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली के साथ नॉट यूज नहीं होगा क्योंकि इनका मीनिंग ही नॉट है। तो टू नेगेटिव्स आर नॉट अलाउड इन वन सेंटेंस, इसलिए ये नॉट का जब मीनिंग दे रहे हैं तो उसके आगे नॉट यूज नहीं होगा। क्लियर? अब इन लाइन का मीनिंग समझो। जैसे ही उसने वो चेरी ट्री के पेड़ को देखा तो वो अपनी फीलिंग्स क्या एक्सप्रेस कर रहा है चेरी ट्री को लेकर? 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry. कि जैसे ही उसने वो चेरी ट्री को देखा, सी दिस, फ्रूट से लैडन है, भरा, फुल्ली ग्रोन फ्रूट गिविंग ट्री, और जैसे ही उसने यहाँ देखा उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वो छोटा सा बीज है जो मैंने घास में बोया था, ये वो छोटा सा पौधा है जो मैंने बड़ा किया था, अब देखो वो फुल्ली ग्रोन फ्रूट गिविंग ट्री हो गया है। ये चेरी, ये फ्रूट, ये मेरा है, इसको मैंने ग्रो किया है। तो वो थॉट से ही वो इतना एक्साइट हो रहा था, इतना हैप्पी हो रहा था। क्लियर? अब यहाँ बेरी, चेरी बेरी क्या होंगे यहाँ पे? चेरी बेरी होंगे यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, या इसको बोलते हैं राइमिंग पेयर। इस फ्रेज को याद रखना, राइमिंग पेयर या राइमिंग वर्ड्स। इन द एग्जामिनेशन यू विल गेट द क्वेश्चन, फाइंड आउट द राइमिंग पेयर और राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लाइन। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइमिंग पेयर ढूंढो या राइमिंग वर्ड्स ढूंढो। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे राइमिंग पेयर। सी, यू विल पुट द हेडिंग इन द आंसर राइमिंग वर्ड्स, और आप नंबर 1 डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे चेरी, उसके आगे लिखेंगे बेरी। सो दिस इज योर राइमिंग वर्ड्स। समझ में आ गया? देखो बेटा, मैं साथ साथ में ही क्वेश्चंस भी करवाती जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑन द लाइंस ऑफ पोएट्री। क्लियर? ये लाइंस क्लियर हैं? ओके, अब इसके आगे देखो, ripened and jeweled in the sun, hung from the branch just one. ripened मतलब पके हुए, कि वो बेरीज, वो जो चेरीज हैं, सी दिस, वो पूरी तरह पक चुकी हैं और ज्वेल्ड इन द सन, सूरज की रोशनी में वो ऐसे मोतियों की तरह चमचमा रही हैं। एक जैसे ज्वेलरी होती है वैसे चमचमा रहे हैं, रत्नों की तरह, नगों की तरह चमचमा रही हैं, एकदम इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, हंग, हंग मतलब टंगे होना, हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन। सी, एक एक ब्रांच से कितने कितने फ्रूट लटके हुए हैं। क्लियर? हैंग, हंग, हंग, ये वर्ब फॉर्म है हैंग का। सी, हैंग, हंग एंड हंग, V1, V2, V3। तो हंग फ्रॉम ब्रांच जस्ट वन, कि एक ही ब्रांच पे बहुत सारे फ्रूट्स लदे हुए हैं, लटके हुए हैं। क्लियर? नाउ वन मोर, व्हाट इज दिस? सन एंड वन। सन एंड वन क्या हुआ? अगेन राइमिंग वर्ड्स। क्या है ये? राइमिंग वर्ड्स। यहां तक क्लियर है? ओके, चेक आउट द नेक्स्ट जल्दी से। And next year there were blossoms small. अब ये तो फ्रूट्स आ गए, अब उसके बाद अगले साल फिर से नए फ्लावर आए उस पर। अब देखो, जो भी फ्रूट गिविंग ट्री होता है, क्या वो सिर्फ एक साल फ्रूट देता है? नो, वो हर साल फ्रूट्स देता है। तो एक साल उन्होंने फ्रूट्स एंजॉय किए, नेक्स्ट ईयर अगेन देयर वर
blossoms small. अब ये blossoms क्या है? See, flowers that bloom on trees. तो जब भी जो भी फल होता है ट्रीज पर, जो वो पक जाता है, वो फल पकने के बाद गिर जाता है, उसके बाद अगेन उन ब्रांचेस पे फूल आते हैं और उन फूल में से अगेन फल निकलता है. ओके, तो ये वही ब्लॉसम्स है, छोटे छोटे जो उन पे फूल लग रहे हैं, जिसमें से वो फल निकलेगा. क्लियर? नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल, पिंक, फ्रेजाइल, क्विक टू फॉल. अब यहां देखो, वो ब्लॉसम्स, वो जो पके हुए फ्रूट है, वो कैसे लग रहे हैं? सी दिस, एक एक ब्रांच से कितने सारे फ्रूट्स लदे पड़े हैं, दिख रहा है? अब पिंक, फ्रेजाइल, पिंक तो कलर से दिख रहा है. फ्रेजाइल, फ्रेजाइल कहाँ देखा है हमने? फ्रेजाइल देखा है हमने कार्टन्स के ऊपर, वो कार्टन्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं या ग्लास वेयर होता है, कांच का सामान होता है. तो फ्रेजाइल का मतलब होता है डेलिकेट, नाजुक. फ्रेजाइल वर्ड भी याद रखना बेटा, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, डेलिकेट. आपके यहाँ कभी टीवी आया है या कभी अवन आया है या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आए हैं, तो उसके कार्टून पे लिखा रहता है फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर. दैट मीन्स ये बहुत नाजुक है, इसे आराम से उठाना. हैंडल विथ केयर, आराम से, केयर से हैंडल करना. ओके, तो यहाँ पे फ्रेजाइल क्या है? यहाँ पे फ्रेजाइल हैं ये चेरीज, कि इतनी ज्यादा पक गई हैं कि वो आप जरा सा भी वो ब्रांच हिलाओगे और वो गिर जाएंगी. ठीक है? सी, पिंक, फ्रेजाइल, क्विक टू फॉल, बस गिरने ही वाली हैं वो. दिख रहा है आपको यहाँ पे? गिरने ही वाली हैं वो. ओके, सी दिस, एट द मियरेस्ट ब्रेथ. नाउ मियरेस्ट के लिए हैव यू हर्ड दिस वर्ड मियर? अ मियर फोर्स, अ मियर पुश. मियर मतलब थोड़ा सा, हल्का सा. मियर पुश, हल्का सा धक्का. मियर फोर्स, हल्का सा प्रेशर. तो एट द मियरेस्ट ब्रेथ, कि एक हल्की सी भी आपने हवा चलाई या हल्की सी भी सांस छोड़ी ना, तो वो गिर जाएंगी, जरा सी हवा से गिर जाएंगी. द स्लीपीएस्ट ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा. तो थोड़ी सी भी हवा चली या थोड़ा सा भी झटका लगा आपका, उसका उस ब्रांच को आपने जरा सा भी शेक किया, तो वो चेरीज पकी हुई हैं, वो नीचे गिर जाएंगी. क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जल्दी से. द ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल, ट्रू और फॉल्स? जो ब्लॉसम्स हैं, सी दिस, ये जो ब्लॉसम्स हैं ये फ्रेजाइल है, नाजुक है, यस और नो? ऑफ कोर्स यस. हमने यहाँ देखा है पिंक, फ्रेजाइल, क्विक टू फॉल, क्या है ये? ब्लॉसम. सो दिस इज ट्रू. अगेन 2 मार्क्स मिल गए आपको, इजिली 2 मार्क्स मिल गए. सी बेटा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि जो भी लाइंस हैं उनको अच्छे से समझो, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आए आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सको. दैट यू मस्ट हैव. ओके, तो दैट थिंग यू मस्ट हैव, दैट लेवल यू मस्ट हैव. रटना नहीं है. दैट इज व्हाई आई प्रॉमिस यू एवरीवन कि जब भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप कर सकते हो, ये आपको पता है. क्लियर? यहां तक हुआ? नाउ एंड द नेक्स्ट इज, सी, उसके बाद आई ले ऑन द ग्रास एट ईज. एट ईज मीन्स कंफर्टेबल. कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से, सी दिस, आराम से लेटा हुआ है यार, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं. तो एट ईज मतलब इन अ रिलैक्स पोजीशन, इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, वो ट्री, चेरी ट्री के पास में नीचे घास है, वहां पे लेटा हुआ है. लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई. तो वो पेड़ों के बीच में से ऊपर देख रहा है आसमान में, और आसमान कैसा है? ब्लू ब्लाइंड स्काई. Now, can you find some poetic device or figure of speech in the given line? Yes. See, blue, blind. Both the words are beginning with the same alphabet, that is B. So, this is the example of alliteration. किस चीज का example है ये? ये example है alliteration. Alliteration का मतलब होता है जब एक ही alphabet से एक से ज्यादा words एक ही लाइन में यूज हो, उनको हम बोलते हैं एलिट्रेशन. डन. एक और पोएटिक डिवाइस है इसमें, जल्दी से बताओ.
यहां पर यूज है पर्सोनिफिकेशन। वाई पर्सोनिफिकेशन? क्या कभी स्काई भी ब्लाइंड होता है? स्काई कभी ब्लाइंड होता है? नो। हियर द पोएट हैज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्लाइंड टू द स्काई। क्लियर? तो यहां पर स्काई को ब्लाइंड बोला गया है, जबकि स्काई कभी ब्लाइंड नहीं होता। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। माइंड दिस, एक लाइन में बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो सकती हैं। एक लाइन में एक ही फिगर ऑफ स्पीच हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक लाइन में 4 से 5 फिगर ऑफ स्पीच यूज हो सकती हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ो। सी, यहां से कंटिन्यू करो इसको। Looking up through leaves at the blue blind sky, at the finches they flew and flitted through the dappled green. At the finches they flew. See this. जब वो आसमान में देख रहा है शाम के टाइम पर, खुला आसमान है, शाम के टाइम पर खुले आसमान में क्या दिखता है आपको? ऐसी छोटी छोटी बर्ड्स उड़ती हुई दिख रही हैं, उसको भी दिख रही हैं। सी, दिस इज द बर्ड विच यू सी in the sky at the evening time. तो जब वो लेटा हुआ है तो उसको ऐसे ही birds दिख रही हैं उड़ती हुई, and it is very very beautiful scene. वो देख के one feels very happy. तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको ये देखते हुए। At the finches as they flew and flitted at the dappled green. तो finches, this bird, इनको finches बोलते हैं, ठीक है? तो finches इनको बोलते हैं at the finches as they flew. अब इसके बाद देखो जो लाइन है, and flitted through the dappled green. dappled green का मतलब होता है अलग अलग कलर्स। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ ग्रीन कलर अलग है, यहाँ ग्रीन कलर अलग है, यहाँ थोड़ा सा अलग है। तो dappled मीन्स पैचेस, लाइट एंड डार्क का, ये लाइट ये डार्क। तो ग्रीन कैसा है? dappled. dappled मीन्स पैची, थोड़ा लाइट एंड डार्क। सी, हैविंग डार्क और लाइट पैचेस। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको dappled green कैसा है? dappled. See this. क्लियर है ये? dappled green यहां तक हुआ। अब इसके बाद while bees in an ecstasy drank. अब जब ये सब हो रहा था, ऊपर आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, finches फ्लू कर रहे हैं, और नीचे क्या हो रहा है? The bees are sucking nectar from the flowers. क्लियर? अब जब बीज वो नेक्टर ड्रैंक कर रही हैं तो उनका मूड कैसा है? मूड है हैप्पी। कैसा मूड है? हैप्पी, बिकॉज एक्सटेसी मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अब कल रिजल्ट आया है आपका, तो आपका मूड कैसा है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो दैट इज द थिंग। अगेन अ न्यू वर्ड, जस्ट अपडेट इट इन योर माइंड। एक्सटेसी मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश। तो व्हेन द बीज they are drinking the nectar, तब वो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? बस यही तो चाहिए उनको, और क्या चाहिए? See this, the bees, they are drinking the nectar from the flowers and that is the biggest source of happiness for them. Clear? So while bees in an ecstasy drank of nectar from each bloom, bloom means flower, from each bloom and the sun sang. Again ये सब प्रोसेस चल रहा है। फ्लिंचेस आसमान में उड़ रही हैं, बीज नेक्टर ड्रिंक कर रही हैं, तभी क्या हुआ? सूरज डूब गया। सन सैंक। अगेन सन सैंक कौन सी पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच? एलिट्रेशन, एस एस। ओके, अब ड्रैंक और सैंक राइमिंग वर्ड्स, याद रहेंगे? ओके, चलो आगे बढ़ो जल्दी से। एंड द सन सैंक, उसके बाद क्या हुआ? सी, सूरज डूब गया, तारे ही तारे झिलमिलाती हुई स्टारी नाइट है, एकदम तारे चमचमा रहे हैं, और उन तारों के बीच में स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई, एकदम सारे पूरे आसमान में तारे आ गए। ठीक है, स्विफ्टली, व्हाट डू यू मीन बाय स्विफ्टली? स्विफ्टली मतलब स्मूथली, आराम से, एकदम सॉफ्टली। ठीक है, अब स्विफ्ट का मतलब होता है स्मूथ। याद रखना बेटा ये सारे वर्ड्स, स्विफ्ट मतलब स्मूथ, स्विफ्टली मतलब स्मूथली। ठीक है, स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई
and moon moths and singing crickets and I. अब रात हो गई है, रात में कौन कौन है? moon moths, singing crickets and I. 3 लोग हैं वहां पे गार्डन में. ट्रीज तो हैं, स्टार्स तो हैं, पंछी अपने घर चले गए. अब पंछी घर चले गए. जब पंछी शाम में घर चले जाते हैं, रात को कौन बाहर निकलता है? जल्दी से बताओ, रात को कौन बाहर निकलता है? See this, the insects come out. तो रात में वहां पर तारे हैं, स्टार्स हैं, नाइट है, पोएट है, मून मोथ्स हैं और क्रिकेट्स हैं. See this, ये क्रिकेट नहीं है. क्रिकेट इज अ गेम. क्रिकेट्स इज इंसेक्ट. क्लियर? तो ये इंसेक्ट जो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं रात को, वो इंसेक्ट्स आ गए हैं. तो वो रात को वहां घूम रहे हैं. See this one, ये इंसेक्ट्स वहां रात को घूम रहे हैं, जिसे आप हिंदी मराठी में घोड़ा भी कहते हो. ओके, तो ये इंसेक्ट्स घूम रहे हैं लाइक दिस. ओके, अब इसके साथ इस टाइप के कीड़े आते हैं रात में, जो रात में लाइट से अट्रैक्ट होते हैं. तो ये सारे कीड़े वहां घूम रहे हैं और वो लेटा हुआ है आराम से. ओके, यहां तक समझ में आ गया पूरा? क्लियर? नाउ कम टू द last stanza of the poetry, and the last stanza of the poetry says, yes, I praised night. वो कह रहा है thank you. yes, तो उसने नाइट को प्रेज किया, तारीफ की कि ये रात कितनी सुंदर है, सितारों से भरी हुई रात है, आसपास वो मून मोथ्स घूम रहे हैं, ट्रीज हैं, तो उसको वो सीन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. Yes, I praise night and stars and tree. तो उसने ट्री को प्रेज किया, नाइट को प्रेज किया, स्टार्स को प्रेज किया. That small, the cherry grown by me. और उसने वो चेरी ट्री को प्रेज किया. Yes, you are so beautiful. इतनी सुंदर चेरी ट्री है और उसको इतनी खुशी हो रही है कि ये चेरी ट्री मेरी है. ना? So we have done the whole poetry. The whole poetry explanation is done. Still, if you have any of the doubt in any of the line, any of the word, you can message me. Now, one homework for you all based on the poetry. Homework क्या है? Homework ये है बेटा, यहाँ से अब आपकी शुरू हो रही है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. Just pay attention. From here, you have to write the questions in your register. These are brainstorming exercises. These exercises are based on the poetry. तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे अब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे. ओके, द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्रूफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग. तो आपको प्रूफ ढूंढना है कि जो उन्होंने लाइन लिखी है क्या वो सही है या नहीं. सी, द पोएट हैज मेंशन्ड डिफरेंट सीजन्स. क्या पोएट ने पोएट्री में डिफरेंट सीजन्स मेंशन किए हैं? Yes or no? If yes, तो आप लिखेंगे yes. और अब आपको क्या देखना है? हम कैसे मान लें yes? हम कैसे मान लें yes? प्रूफ तो देना पड़ेगा ना. तो यहां पर आप लिखेंगे प्रूफ. That means here you will write the lines from the poetry. जिस लाइन में पोएट ने सीजन्स डिस्कस किए हैं या सीजन्स के नाम लिखे हैं. क्या क्या नाम लिखे हैं मैं आपको हिंट दे रही हूं. किसी लाइन में उसने समर का डिस्कशन किया है, किसी लाइन में उसने मई डिस्कस किया है, किसी लाइन में उसने स्प्रिंग डिस्कस किया है, किसी लाइन में उसने सीजन डिस्कस किया है. तो जब भी पोएट ने ऐसे कुछ टर्म्स यूज किए हैं, आपको वो पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पे. क्लियर? आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. आपको पोएट्री की लाइंस में से वो लाइंस चूज करनी है जहां पोएट ने सीजन्स को मेंशन किया है. क्लियर? तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. और आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन आल्सो, एंड आई एम वेरी श्योर that you will do the answer correctly. Okay, so all this for today. I'll meet you soon again in my live session. तब तक के लिए bye bye. Have a nice day. Thank you.